नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है थोड़ा मेंटेनेंस के ऊपर है, जिसमें कि कोई एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट, महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आप लोगों ने कभी ना कभी इस चीज़ का इस्तेमाल किया हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग इसको इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हों। जनरली दोस्तों, मैंने अपने कई पुराने वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि भरण पोषण अगर पत्नी को मिल रहा है तो ऐसे तीन ही ऑप्शन है जबकि पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। पहला, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट कमाती हो। दूसरा, अगर पत्नी जो है वो कैरेक्टरलेस है। और तीसरा, अगर पत्नी बिना किसी सफिशिएंट कारण के पति से अलग रह रही हो। ये तीन ऐसे कारण होते हैं जिनमें कि पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलता। दोस्तों, आप लोगों ने सेक्शन 9 के बारे में सुना होगा। सेक्शन 9 जो है वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए लगाया जाता है। मतलब कि सीधे शब्दों में कहूँ तो पत्नी या पति को वापस बुलाने के लिए या पत्नी को वापस रखने के लिए, साथ रहने के लिए, जो भी आप समझे, इसके लिए धारा 9 का एप्लीकेशन जो है कोर्ट में लगाई जाती है। इसका केस लगाया जाता है। 99% ये केस पति की तरफ से ही लगता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर व्यक्ति सोचता है कि मैं पत्नी को से अलग होकर करूँगा भी क्या, क्योंकि भरण पोषण देना पड़ जाएगा, और फिर अगर बच्चे बच्चे होते तो और दिक्कत रहती है। तो ये सेक्शन 9 जो है ये पति की तरफ से लगाया जाता है। आप लोगों को एक चीज़ अगर पता है, नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर किसी पति ने सेक्शन 9 लगाया हुआ है और अगर वो सेक्शन 9 का केस जीत जाता है तो फिर पत्नी का भरण पोषण खारिज हो जाता है, या मैं कहूँ कि हो सकता है। क्योंकि ऐसे कई मामले हुए हैं जहाँ पर कि पति ने सेक्शन 9 लगाया हुआ था और वो जीत भी गया, तो पत्नी के भरण पोषण खारिज हो गए, पत्नी का डाइवोर्स भी खारिज हो गया। इसका कारण दोस्तों सिंपल सा जो लॉ है वो ये है कि धारा 125 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है तो उसको भरण पोषण नहीं मिल सकता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, अब बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो ये साबित कैसे होगा? ये साबित तो जनरली ऐसे होगा कि मान लीजिए उसने 498 लगाया है, आप 498 जीत गए। उसने डोमेस्टिक वायलेंस लगाया है, आप डोमेस्टिक वायलेंस जीत गए। उसके अलावा बाकी जो आरोप लगाए हैं उसने, उन सभी आरोपों को आपने कोर्ट में झूठा साबित कर दिया है। ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो सीधी सी बात है कि कोर्ट फिर इस चीज़ को मानने के लिए विवश हो जाता है कि जो वाइफ है वो बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है और कहीं ना कहीं गलती जो है वो पत्नी की है। तो ऐसे मामलों में उसको भरण पोषण नहीं मिल सकता। तो या तो इस चीज़ को आप पहले साबित कर दें कि पत्नी बिना कारण के ही मुझसे अलग हुई है, ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो मेरे साथ ना रहे, या फिर आप सेक्शन 9 जीत जाएं। अब सेक्शन 9 जीतने का भी यही अर्थ है कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि पत्नी आपसे अलग रहे। तो अगर आप सेक्शन 9 जीत जाते हैं तो फिर भरण पोषण का केस जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक नहीं, कई जजमेंट्स से अलग अलग हाई कोर्ट्स के हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट्स के भी जजमेंट्स हैं जहां पर सेक्शन 9 अगर पति जीता है तो कोर्ट ने वाइफ का मेंटेनेंस खारिज किया है। ठीक है, क्योंकि इसमें वही कंसेप्ट लागू हो रहा है, वही कानून लागू हो रहा है कि अगर पति जो है, पत्नी जो है वो बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है तो उसको भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके जितने भी लोग मेरा ये चैनल देख रहे हैं, अगर आपके ऊपर अभी अभी कुछ मैट्रिमोनियल केसेस दर्ज हुए हैं तो इमीडिएटली आप सेक्शन 9 लगा दें। हालांकि सेक्शन 9 के जैसे कि क्या होता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अब सेक्शन 9 का फ़ायदा उन लोगों को मिलता है जो पत्नी को रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप खुद तलाक चाहते हैं तो फिर सेक्शन 9 मत लगाइए। मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर से हमने सुना है कि सेक्शन 9 लगाना घातक होता है। तो ऐसा घातक वातक कुछ नहीं होता, लेकिन जहाँ पर आप खुद तलाक चाहते हैं वहाँ सेक्शन 9 मत लगाइए। क्योंकि अगर आप खुद तलाक चाहते हो फिर आप सेक्शन 9 लगा रहे हैं
तो फिर तो कोर्ट को ये मैसेज जाएगा कि आप तलाक चाहते ही नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार व्यक्ति खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 9 लगाना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पत्नी को भरण पोषण ना मिले और वो जितने भी केस उसने लगाए हैं वो सब आप जीतें, तो फिर वहाँ पर आप सेक्शन 9 लगाइए। और ना सिर्फ लगाइए, उसको लगा के उसको जल्दी ख़त्म करवाइए, क्योंकि जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतना अच्छा आपके लिए। उसको जल्दी ख़त्म करवाइए, वो जल्दी ख़त्म होगा तो उसका जो ऑर्डर आपके फेवर में रहेगा, वो आपकी वाइफ ने जो भी केस लगाए हो, 125 लगाया हो, घरेलू हिंसा लगाया हो, उन सब में वो काम आएगा। क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ये दो केस ही बड़े घातक जो मुझे लगते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का और 125 का, क्योंकि दोनों में आपको पैसा खर्च करना है, भरण पोषण देना है। 498 वगैरह तो आप जीत जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इन केसों पर आपको कमांड करना है तो सेक्शन 9 लगा दीजिए। और अगर आप खुद ही डाइवोर्स चाहते हैं, मन बना चुके हैं कि अब नहीं रहा जा सकता, तो फिर सेक्शन 9 मत लगाइए, क्योंकि अगर तब आप सेक्शन 9 लगाते हैं तो वो फिर हानिकारक है। हाँ, अगर आप भी डाइवोर्स चाहते हैं और आपकी पत्नी भी चाहती है और फिर आपको लगता है कि मैं इसको भरण पोषण ना दूं, तब भी सेक्शन 9 लगा सकते हैं, क्योंकि आप दोनों ही चाहते हैं। तो बाद में अगर आपकी वाइफ भी चाहेगी तो आप तलाक दे सकते हैं उसको आसानी से। तो सीधी सी बात है कि कुछ सेक्शन 9 लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा माइंड सेट क्या है। और एक और चीज़ ये कि जब पत्नी को भरण पोषण आप नहीं देंगे और उसके भरण पोषण खारिज हो जाएंगे, तो उसके उसके लिए तो सब कुछ खत्म ही हो चुका होगा, सीधी सी बात है। तो ये उसके बाद फिर कंडीशन समझौते की बन जाती है, वो खुद ही बोल देती है कि मेरे को तलाक दे दो बस। ऐसा भी होता है। डिपेंड करता है, अलग अलग केसों की कहानी अलग अलग होती है, सिचुएशन अलग अलग होती है। ठीक है, हम एक ही झाड़ू से सबकी सफाई नहीं कर सकते। तो कानून वो ठीक है, मगर उसको कब कहाँ इस्तेमाल करना है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप खुद तलाक चाहते हैं तो सोच समझ कर ही इसका इस्तेमाल करें, और लगता है कि ये इसका इस्तेमाल करके हम ही फंस सकते हैं तो ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि वाइफ को मेंटेनेंस ना मिले, वो परेशान हो जाए, तो सेक्शन 9 लगाइए और लगा के उसको एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाइए। कुछ ऐसे लोग जो मुझे कॉल करते हैं तो उन्होंने बताया कि सर हम सेक्शन 9 जीत चुके हैं। तो अगर आप सेक्शन 9 जीत चुके हैं दोस्तों, तो सेक्शन 9 की जो डिक्री है उसको आप, अगर आपकी वाइफ ने 125 लगा के रखा है, घरेलू हिंसा लगा के रखा है, तो सेक्शन 9 की डिक्री का इस्तेमाल वहाँ पर करें आप लोग। ठीक है, वहाँ पर आप सेक्शन 9 की डिक्री का पूरा इस्तेमाल करें और पूरा जोर दें। और उससे संबंधित जितने भी जजमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, जजमेंट इजीली अवेलेबल रहते हैं गूगल वगैरह में, अगर आप सर्च करते हैं तो मिल जाते हैं। और नहीं मिलते तब भी अगर आपने जो वकील किया है वो आपको अवेलेबल करवा देता होगा, अगर अच्छा वकील होगा तो। और अगर उसके अलावा भी नहीं मिलते तो फिर अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं भी जजमेंट आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो जो भी आपके केस चल रहे हैं उसमें सेक्शन 9 की डिक्री का हवाला दें, और उससे संबंधित जो जो जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स को जिला कोर्ट में, जहाँ फैमिली कोर्ट में जहाँ भी आपका केस चल रहा है वहाँ पर अच्छे से रखें। इस चीज़ को ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आपका केस इनिशियल स्टेज पे चलता है, जिसको फैमिली कोर्ट बोलते हैं इन जनरली, और जिला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भी बोलते हैं, तो वहाँ पर आप हर पहलू को रखें, हर पॉइंट को उठाएं, हर मुद्दे को उठाएं, हर तरह के सबूत, कोर्ट के जजमेंट, साइटेशंस, जो कानून हैं उन सब को रख दें वहाँ पर। ये मत सोचे कि क्या फैसला होगा, आप अपनी पूरी कोशिश कर दें, क्योंकि भले उस कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला हो, लेकिन जब आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट पूरे केस को अच्छे से देखता है। ठीक है, और वहाँ पर आप जीत जाएंगे। मैं जिला कोर्ट में जीतने की बात कभी करता ही नहीं हूँ, क्योंकि जिला कोर्ट में मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर जजों का स्तर थोड़ा ढंग का नहीं होता है। लेकिन आप अपने हर पॉइंट को अच्छे से रखें, लिखित में दें, सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड रखें आप, ताकि जब वो फाइल अगर आपके खिलाफ जजमेंट आया तब अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो जज उस फाइल को देखेगा, वो पक्का आपके फेवर में जजमेंट दे देगा।
क्योंकि वहाँ पर हर पहलू पर बड़े खुले दिमाग से विचार किया जाता है। लेकिन कई बार जानबूझ के फैमिली कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके केस को जज बिगाड़ते हैं, जानबूझ के ऐसा करते हैं, क्योंकि या तो उनको कानून का नॉलेज नहीं रहता या फिर पता नहीं क्या समस्या होती है, और खैर भगवान जाने ये। लेकिन ये चीज़ हाई कोर्ट में नहीं होती है इन जनरली, क्योंकि वो हाई कोर्ट है। तो ये हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जितने भी एविडेंस आपके हैं उन सभी एविडेंस को आप पहली फुर्सत में पुटअप कर दें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जो भी कहना है सब कह दें, लिखित में दे दें आर्गुमेंट, जो भी आपको लगता है, जो सबूत आपके हैं। आप कोई केस जीते हैं पहले सेक्शन 9 वगैरह का, उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे दें जज को, सब समझा दें अच्छे से। जब आप इस तरीके से करेंगे ना, डेफिनेटली मेंटेनेंस का जो केस है वाइफ का वो कैंसिल होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। और इसमें एक और फ़ायदा ये मिल सकता है कि अगर आपकी औलाद है तो वो औलाद की कस्टडी फिर आपको मिल सकती है, क्योंकि जब सेक्शन 9 आप जीत चुके हैं जिसमें साबित हो रहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि आपने अपनी वाइफ को परेशान किया हो और वाइफ आपसे अलग रहने को मजबूर हो गई हो, ऐसी दशा में आपकी पत्नी जो है भले वो कितने नाटक करे, कोर्ट वाइफ को उठा के आपके घर में एंट्री नहीं करवाएगी, एक ऑर्डर जरूर पास कर देगी। ठीक है, वाइफ उस ऑर्डर को अगर नहीं मानती है तो उसी के लिए हानिकारक है, और बाद में फिर बच्ची की कस्टडी मिलना भी आसान हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सेक्शन 9 इस्तेमाल कब करना है कब नहीं, इस पर विचार जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों की। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि डाइवोर्स चाहते हैं तो फिर सोच समझ कर इस्तेमाल करें, अन्यथा क्या है कि आप डाइवोर्स भी चाहते हैं और सेक्शन 9 भी लगा रहे हैं, तो ये एक टकराव की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जज भी जो है फिर वो आप पे सनक सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये एक सिंपल सी साधारण सी बात जो है मैंने साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करी है और आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई सवाल वगैरह रहेगा तो हम उसको मैसेज बॉक्स में क्लियर कर लेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत